Hello everyone, welcome to Learner Garage. I am Sachin presenting the part 1 of Engage in English in grammar section. ओके जैसा कि मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि मैं ग्रामर का सेक्शन लेकर आने वाला हूं. ओके तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं सेंटेंस इंप्रूवमेंट और स्पॉट द एरर्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड फिलर्स को. ओके तो 4 पार्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ओके यहाँ पे मैंने फ्रेजल वर्ब्स लिया तो डायरेक्ट मैंने फ्रेजल वर्ब्स नहीं लिया है और उसका मतलब मीनिंग नहीं पूछा हूँ. उसको हम लोग सेंटेंस के थ्रू देखेंगे कि उसका क्या मीनिंग जा रहा है और वही सही तरीका होगा कि उसको लॉन्ग टाइम पर उसको मेमोराइज किया जा सकता है. ओके सेंटेंस के थ्रू. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा और वीडियो में अगर कुछ चेंज चाहते हैं कि चेंज किया जाए तो आप लोग बोलिएगा. ओके और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमको भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलते रहे. पैसा नहीं मिल रहा है. आज का जो पहला क्वेश्चन है, एनिमल्स हैव डाइड एज अ कॉन्सिक्वेंटली ऑफ कमिंग इनटू कांटेक्ट विद दिस केमिकल. ओके चलिए कुछ केमिकल चलते कुछ एनिमल्स बहुत मर रहे हैं तो उसके बारे में हमको चर्चा किया गया है इस सेंटेंस में. तो हमको क्या करना है इसमें हमको चुनना है कि सेंटेंस का कौन सा पार्ट जो है से एक एरर है. 4 पार्ट में इस सेंटेंस को तोड़ दिया गया है ABCD ऑप्शंस में और चारों में कोई ना कोई एक ऐसा पार्ट है जिसमें गलती है. तो उसको चूज करना है कि आखिर गलती कहाँ पे किया गया है. ओके तो आइए देखते हैं. एनिमल्स हैव ओके डाइड, इसमें कोई गलती है, या और कॉन्सिक्वेंटली ऑफ कमिंग इसमें कोई गलती है, इनटू कांटेक्ट विथ या दिस केमिकल किसमें गलती है. तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर इसमें गलती कहाँ किया गया है. देखिए यहाँ पे जो एक कंजिक्वेंस जो कंजिक्वेंटली वर्ड है वहाँ पे कंजिक्वेंस यूज होना चाहिए था. गलती सेंटेंस में यही है. ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि कंजिक्वेंटली एक तरह से एडवर्ब है. अब एडवर्ब यहाँ पे जो है से किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है. तो जब एडवर्ब किसी वर्ब को क्वालिफाई करे तो यहाँ पे हमको एडवर्ब चाहिए ही नहीं सेंटेंस में. ओके एडवर्ब हमको यहाँ पे चाहिए ही नहीं. हमको तो क्वालिफाई किसको यहाँ पे नाउन की आवश्यकता है. एनिमल्स हैव डाइड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, एज मतलब के परिणाम स्वरूप. कॉन्सिक्वेंस मतलब एक नाउन चाहिए. तो नाउन चाहिए जब कॉन्सिक्वेंटली एक एडवर्ब है तो एडवर्ब क्यों यूज करें कि जब कोई सी एडवर्ब के क्वालिफाई हम करने की आवश्यकता है ही नहीं तो मैं कॉन्सिक्वेंटली क्यों यूज करूँगा. एज ए नॉर्मल किसी वर्ड में ly लगा के एडवर्ब बनाते हैं. ओके तो यहाँ पे एडवर्ब की आवश्यकता नहीं है इसलिए करेक्ट वर्ड यूज होना चाहिए था कंसिक्वेंस. तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया और कॉन्सिक्वेंटली ऑफ कमिंग. ओके यहाँ पे और कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए. तो एरर किस पार्ट में है? पार्ट नंबर 2 में. ओके यहाँ पे क्लियर. नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं. स्पॉट द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर. ओके इसमें भी हमको ग्रामेटिकल एरर खोजना है. भानु फिनिश टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days. ओके इन जस्ट 2 days. देखिए इसमें कहाँ गलती है? टू रीड में है, इन जस्ट 2 days. भानु फिनिश्ड या सच अ थिक बुक कहाँ पे गलती है? देखते हैं इसको क्या होता है. देखिए होता क्या है कि कभी कभी कोई कोई ऐसा वर्ब होता है, कोई कोई ऐसा वर्ब होता है जो अपने बाद जीरण लेता है. जीरण मतलब वर्ब प्लस ing लेता है. तो कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स कौन कौन है? जैसे में रीड हो गया, इंजॉय हो गया, कंसिडर हो गया, फिनिश हो गया, सजेस्ट हो गया, डिले हो गया, मिस हो गया, रिस्क हो गया, अप्रिसिएट हो गया, एडमिट हो गया, डिस्कस हो गया, अलाउ, कीप, डिनाई और एटसेट्रा और भी कुछ कुछ होते हैं. तो इस सब के बाद क्या आता है? वर्ब प्लस ing यानी कि V4 का फॉर्म लगेगा. ये सब जब वर्ड यूज़ होगा, वर्ब यूज़ होगा तो उसके बाद जीरण का यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस वहाँ पे होगा हम लोग बाद में देखेंगे. ओके तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, भानु फिनिश रीडिंग सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days. ओके तो फिनिश्ड के बाद टू रीड ये नहीं आएगा, क्या आएगा? V4 यानी कि जीरण का फॉर्म आएगा यानी कि रीडिंग. ओके चलिए आते हैं. क्या हो गया? भानु फिनिश टू रीड यहाँ पे गलत है. इसमें क्या होना चाहिए था? रीडिंग होना चाहिए था. सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days. ओके जस्ट 2 days में खत्म कर चुका है. तो यहाँ पे गलती किस में है? गलती है पार्ट नंबर A में. ओके यहाँ पे रीडिंग होना चाहिए था. ओके चलिए यहाँ पे कुछ कुछ जो पॉइंट दिया हुआ एक चीज़ डिस्कस करता हूँ. जैसे कि एक वर्ड है सच. ओके तो सच के बाद डायरेक्ट अगर कोई चीज़ नहीं रहे तो सच के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए था. तो सच बुक्स ऐसे यूज होता है. और अगर सच के बाद आर्टिकल A नहीं लगा हो तो सिंगुलर नाउन यूज होगा. जैसे सच अ थिक बुक लिखा है, सही है. ओके लेकिन सच के बाद सिर्फ और सिर्फ नाउन यूज करना होगा तो प्लूरल नाउन आएगा. क्लियर. चलिए यहाँ पे एक पॉइंट और बच रहा है कि बेयर इन्फिनिटिव. बेयर इन्फिनिटिव मतलब कोई भी वर्ब को यूज करना है तो बिना टू के, तो उसको क्या होगा? बेयर इन्फिनिटिव यानी कि वर्ब विदाउट टू बोलते हैं. कुछ कुछ वर्ब जैसे लव है, सी है, मेक है, हेट है और मॉडल्स या मेडल्स हो गया है. मॉडल्स के साथ या क्वेश्चन वर्ड्स होता है उसके साथ बेयर इन्फिनिटिव होता है. जैसे आई कैन टू डू इट ऐसे कभी कभी दे देता है, आई कैन टू डू इट. तो यहाँ पे टू नहीं लगेगा, आई कैन डू इट ऐसे यूज होगा. ओके तो यही होता है बेयर इन्फिनिटिव का यूज. नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं. आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर. एरर पता करना है. अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैव स्टार्टेड वॉकिंग होम. ओके लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स स्टार्टेड वॉकिंग होम किस में गलती है? हैव स्टार्टेड और लार्ज नंबर ऑफ वर्कर या वॉकिंग होम क्या है? देखते हैं.
देखिए कुछ कुछ ऐसा मतलब जो वर्ड होता है या फ्रेज कर सकते हैं हम लोग, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इस जब वर्ड आता है तो इसके बाद एक क्या होता है कि प्लूरल नाउन यूज होता है। क्या होता है? प्लूरल नाउन यूज होता है। और जब नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब तो जो नाउन या सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा, तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब यूज होता है। तो उसके अनुसार जो सेंटेंस जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैव स्टार्टेड, ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैव स्टार्टेड वर्किंग होम। तो यहाँ पे वर्कर्स होना चाहिए था, तो किस में गलती है? पार्ट नंबर सी में गलती है, ओके, ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो यहाँ से देख लीजिएगा इसको। और दूसरा बात, अगर कहीं सेंटेंस में यूज हो अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, तो इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन होता है। अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ जो वर्ड है ये सब अनकाउंटेबल चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बाद एक अनकाउंटेबल नाउन आता है, और आप जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंट कर नहीं सकते हैं, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बकेट, द अमाउंट ऑफ वाटर, या द अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस, ऐसे बोल सकते हैं। इज लेस यानी कि वर्ब इज लगा ना, तो द अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस इन द बकेट, ऐसे यूज कर सकते हैं। तो इसको भी माइंड में फिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एरर पता करना है। दे विल पेंट नॉट ओनली द आउटसाइड ऑफ द हाउस बट आउटसाइड ऑफ द हाउस बट आउटसाइड ऑफ द हाउस। यहाँ पे 2 बार गलती हुआ है, एक बार गलती हो गई, यहाँ पे इनसाइड होना चाहिए था, ओके, इनसाइड होना चाहिए था, आउटसाइड लिखा गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे मतलब बात किया जा रहा है कि क्या किया कि उन लोग ऐसे न घर के अंदर ही नहीं, ठीक है, बाहर भी पेंट किया, ऐसा ही सेंटेंस का मीनिंग जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या होता है। जैसे कुछ कुछ को रिलेटिव कंजक्शन होता है, तो को रिलेटिव कंजक्शन आगे होता क्या है? को रिलेटिव कंजक्शन होता है कि जो 2 ठो फ्रेज को, 2 ठो वर्ड को या 2 ठो क्लाउज को ऐड करता है, उसको को रिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। जैसे में वेदर और ये सब ग्रुप याद रखिएगा, इसके साथ यही होता है, वेदर के बाद और, वेदर के बाद एंड देके इधर दे दिया जाता है ना, तो इसको छांटना पड़ेगा। तो वेदर के साथ और यूज होता है, आइदर के साथ भी और यूज होता है, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो एट, ओके। और ये को बोथ होता है, बोथ डॉट 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 एंड, ये भी याद रखिएगा। बोथ के बाद एंड यूज होता है, बोथ राम एंड श्याम, तो बोथ के बाद राम और दे देगा तो ऐसे गड़बड़ हो जाता है ना, तो इसमें याद रखिएगा बोथ के बाद कोरेटिव कंजक्शन एंड यूज होता है। तो इसलिए तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा क्या होगा? दे विल पेंट नॉट ओनली आउटसाइड ऑफ द हाउस, नॉट ओनली हाउस बट एल्सो इनसाइड ऑफ द हाउस। यहाँ पे सही लिखा है मैंने इनसाइड, ओके। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें गलती किस पार्ट में है? गलती इसका पार्ट नंबर 3 में है, ओके, बट आल्सो यूज होना चाहिए था, ओके। तो पार्ट नंबर सी में इसका गड़बड़ी है। चलिए कुछ और चीज़ देख लेते हैं। देखिए हम लोग कभी कभी बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग कोरिलेटिव कंजक्शंस की बात कर ली है कि नॉट ओनली के साथ बट आल्सो होगा, वेदर और आइदर और नाइदर नॉर, ये सब के साथ यूज हो सकता है। लेकिन देखिए एक चीज़ क्या होता है कि इम्फेसिस मतलब जोड़ देने के लिए, कोई सेंटेंस में अगर कोई चीज़ पे ज़्यादा जोड़ देना है तो नॉट ओनली का प्रयोग हम लोग सेंटेंस के बिगिनिंग में भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सेंटेंस के बिगिनिंग में भी कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में क्या होता है कि हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को इन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? इन्वर्ट, यानी कि आगे पीछे कर देते हैं, ओके। एग्जाम्पल के थोड़ा समझिए, नॉट ओनली डिड सी स्टील, नॉट ओनली डिड सी स्टील माई बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग मतलब मेरा सामान होता है, तो ना तो उसने मेरा सामान चुराया, बट सी आल्सो बिहेव्ड र्यूडली, मतलब क्या की? र्यूडली मतलब बहुत मतलब एक तरह से बुरा व्यवहार हम मेरे साथ की, ओके। तो देख लीजिए यहाँ पे र्यूडली एडवर्ब है, क्योंकि बिहेव का मतलब बता रहा है कि कैसा बिहेव किया, ओके। तो यहाँ से देख लीजिएगा, ओके। तो ये हो गया नॉट ओनली। यहाँ पे देखिए डिड आ गया ना वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आया ना, तो यही बोल रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब को आपको इन्वर्ट मतलब आगे पीछे कर देना है, ओके। एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जैसे डिड है, ओके, ये डी का पास्ट, डू का पास्ट टेंस है, तो डू होता है, डज होता है और डिड होता है। तो डू के किसी भी फॉर्म के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। तो कहीं भी सेंटेंस में डू डिड लग गया तो समझ जाइएगा कि V1 यूज होगा। जैसे यहाँ स्टील, कभी कभी क्या होता है ना कि नॉट ओनली डिड सी स्टोल, ऐसे करके वर्ड दे देगा, तो डिड जब आ ही गया तो उसके साथ V2 या V3 का प्रयोग नहीं किया जाता है, ओके। तो ये भी माइंड में फिट करके रखिएगा, ओके। बिलोंग मतलब समान होता है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं। इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर छाटना है। देखते हैं सेंटेंस क्या है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनोकुलर्स मेड फॉर एडल्ट बेस्ड ऑन द एक्टिविटी द एंजॉय। ऑन छूट गया यहाँ पे, मतलब कुछ कुछ चीज़ है ना, से पीपीटी खा गया है, ओके। देखते हैं अभी वन नोट में बना रहे थे, देखते हैं अब MS वर्ड में बनाते हैं इसको पीपीटी। कुछ खा जा रहा है, पता नहीं क्यों। देखते हैं इसको। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्या होना चाहिए देखते हैं। पार्ट ए में गलत है, बी में गलत है, सी में गलत है या डी में गलत है। चलिए नाउन बेस्ड क्वेश्चन है, आते हैं। कुछ कुछ पेयर नाउन्स होता है। पेयर नाउन्स मतलब कुछ कुछ ऐसा नाउन्स होता है जो हमेशा पेयर में पाया जाता है। जैसे मोजा, मोजा आप एक पहन के दौड़ी जाइएगा, दोनों पहन के जाइएगा, तो उसको पेयर नाउन्स बोलते हैं और हमेशा प्लूरल होता है। फॉर एग्जांपल
बाइनोकुलर्स एक तरह का बाइनोकुलर्स क्या होता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको इनलार्ज करके या इन्हेंस करके देखना है, इन्हेंस समझते हैं, उसको क्वालिटी को अच्छा से देखना है, दूर से देखना है, तो उसको हम लोग बाइनोकुलर्स यूज करते हैं। गूगल चश्मा तो जानते होंगे, स्पेक्ट्रल भी चश्मा होता है। सीजर्स क्या होता है, कैंची। आर्म्स भीख होता है। ट्रूप्स सेना के टुकड़े जानते होंगे, और सराउंडिंग्स मतलब वातावरण। ये सब एक ऐसा वर्ड है जो पेयर नाउन्स है, सराउंडिंग प्लस सराउंडिंग मिलकर सराउंडिंग्स बना, ओके। तो यहाँ से सराउंडिंग्स मतलब चारों ओर का वातावरण। तो इस सारे वर्ड्स होते हैं पेयर नाउन्स है। पेयर नाउन्स सर ऑलवेज प्लूरल, तो जब हमेशा प्लूरल होगा भाई तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगा, ओके। ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो जो करेक्ट सेंटेंस आपका बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे बाइनोकुलर्स यूज होना चाहिए था, जबकि इसमें बाइनोकुलर दे दिया है, तो ओके। तो इसमें पार्ट नंबर बी जो है, यानी कि दूसरा पार्ट में गलती है, ओके। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो गया। अब आते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया। देखिए आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक ही तरह के सेंटेंस को किसी भी तरीका से बना के दे सकता है। उसको मैं फिलर्स बना देगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर देगा, ओके, और इरर छाटने के लिए दे देगा, मैंने एक सेंटेंस को कैसे भी दे सकता है, ओके। तो फिर भी देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट हमको करना है इसमें। लेट अस हरी और ईल्स द बस विल बी लिविंग द स्टॉप बाय द टाइम वी रीच देयर। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जल्दी करो भाई, जल्दी करो, न तो क्या होगा। और ईल्स द बस विल बी लिविंग द स्टॉप बाय द टाइम वी रीच देयर, यानी कि जब हम लोग पहुंचेंगे ना बस वहाँ से चला जाएगा, ओके। तो इसमें क्या गलती है, विल बी लिविंग, इसको हमको सही करना है। गलत तो है, ओके, या गलत नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। तो क्या होगा, विल लिव होगा, विल हैव लेफ्ट होगा, वुड हैव लेफ्ट होगा, क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें देखिए आपको जो यहाँ पे लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ कि जैसे कि आप जब बस वहाँ से चला जाएगा, तो हम लोग एक उस टाइम की बात कर रहे हैं जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे। तो जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे उस समय जो है से बस जा चुका होगा। तो आप अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े हैं तो आपको, या कोई भी परफेक्ट टेंस पढ़े हैं तो पता होगा कि जो काम प्रेजेंट टाइम के जस्ट कुछ देर पहले खत्म हुआ तो उसमें परफेक्ट का रूल लगता है। परफेक्ट का रूल क्या होता है, है प्लस भी3 का यूज होता है ना, है प्लस भी3 का यूज। तो यही चीज़ यहाँ से है कि जो कॉन्टेक्स्ट जो उस समय के बात कर रहे थे उसमें पास्ट का कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा या बात हो जाएगा, जो कि बस चला जाएगा जब आप वहाँ पहुँचेंगे, ओके। तो यही एरर था इस पार्ट में, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, विल हैव लेफ्ट हो जाएगा, ओके। मतलब एक तरह से आप कर सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, ओके। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, बस छूट चुका होगा, तो विल हैव लेफ्ट के बाद यहाँ पे मतलब यूज होगा यहाँ पे, ओके। उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ओके। क्लियर है ना। परफेक्ट टेंस यही होता है कि जो टेंस, इसको पहचाने कैसे, परफेक्ट टेंस जो काम अभी वर्तमान समय से जस्ट पहले कुछ देर पहले खत्म हुआ, जैसे मैंने खाना खा लिया है या मैं लास्ट स्लाइड डिस्कस कर चुका हूं, तो आई हैव डिस्कस द लास्ट स्लाइड। तो इस तरह से जो परफेक्ट टेंस आता है, तो जब बस चला गया होगा तो क्या 2 साल पहले थोड़ी गया है भाई, अभी कुछ देर पहले गया है ना, ज़्यादा देर थोड़ी पहले गया है, तो उसमें परफेक्ट का रूल आता है। चूज द करेक्ट आंसर टू इम्प्रूव, इसको भी इंप्रूवमेंट डालना है। हम देखते हैं, आई एंड सी हैव बीन इन्वाइटेड टू द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ म्यूजिक कंपनी, ओके। चलिए, तो म्यूजिक कंपनी का सेरेमनी था, उसमें इन्वाइट किया गया है कौन कौन, वो और वो लड़की था, मैं और वो लड़की कोई थी। तो क्या होगा इसका, सी एंड आई हैव, सी एंड आई हैज, सी आई हैव, क्या यूज होना चाहिए इसमें देखते हैं। चलिए देखिए, तो जनरल केस में क्या होता है कि जब 3 नाउन को हम लोग, मतलब 3 नाउन नहीं, यहाँ पे प्रोनाउन की बात करेंगे, 3 प्रोनाउन की जब डिस्कशन करते हैं, जैसे कि देखिए प्रोनाउन समझ में आता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पर्सन। तो जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो लिसनर होता है सेकंड पर्सन होता है, जो टॉकिंग अबाउट मतलब अगर थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो हो गया थर्ड, मतलब जिसके बारे में बात करते हो थर्ड पर्सन हो गया। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सेकंड पर्सन। अगर मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, मीना के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मीना क्या हो गई, थर्ड पर्सन हो गई। तो इस तरह होता है। एज ए जनरल सेंस हम लोग जब बात करते हैं, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक प्रोनाउंस यूज होता है तो उसमें 2 3 1 मतलब पहले सेकंड पर्सन देन थर्ड पर्सन, 2 3 1 का रूल अप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ना यही है 2 3 1। तो 2 3 1 इसमें तो 2 है ही नहीं है, यू नहीं है, तो 2 कौन हो गया, 2 3 1 यानी कि थर्ड पर्सन 2 3 1, ओके। तो थर्ड पर्सन उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा तो सी एंड आई हो जाएगा, ओके। लेकिन सी एंड आई जब होगा, सॉरी, तो सी एंड आई जब होगा तो इसके बाद तो सी एंड आई एक सब्जेक्ट तो नहीं है, 2 सब्जेक्ट से मिलकर बना है, तो प्लुरल हो गया, उसके साथ सी एंड आई हैव लग जाएगा। क्लियर, सी एंड आई हैव लग जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ए। चलिए एक चीज़ और बात करते हैं, 2 3 1 जनरल केस में यूज करते हैं, लेकिन 1 2 3 भी यूज करते हैं। अब कहाँ करते हैं उसी देखिए, इफ़ 2 और 3 पर्सन्स टॉक अबाउट अ मिस्टेक, अगर 2 या 2 से अधिक आदमी बात कर रहे हैं, कोई उन्होंने गलती कर दिया, तो उन लोग को स्वीकार कर रहा है कि कोई गलती हो गया उन लोग से, और उन लोग को स्वीकार कर रहा है, कॉन्फेस कर रहा है, ओके। तब हम लोग यूज कर सकते हैं 1 2 3, या
प्रोनाउंस जो होगा, प्रोनाउंस अगर है से प्लूरल फॉर्म में अगर लिया हुआ है तो जो है से 1 2 3 भी यूज किया जा सकता है। नेगेटिव सेंस में कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, ओके ना, मिस्टेक कॉन्फेस नेगेटिव सेंस में भी 1 2 3 यूज करते हैं। देखते हैं आई यू एंड ही, देखिए ऑर्डर क्या है 1 2 3 है ना, हैव कमिटेड दिस ब्लंडर, ओके क्या किए हैं, इस ब्लंडर को किए हैं। ब्लंडर मतलब क्या होता है, भारी बोल। देखिए क्या होता है ना कि बोलता है सब कोई ना ब्लंडर मिस्टेक हो गया, अरे भाई ब्लंडर मिस्टेक मत बोलो, ब्लंडर एक खुद मतलब होता है वेरी बिग मिस्टेक, ब्लंडर का मतलब होता है वेरी बिग मिस्टेक, तो उसको ब्लंडर के बाद और ज़्यादा उसको गलती मत कीजिए, मिस्टेक 5 बार यूज मत कीजिए, ओके। तो यहाँ से ई भी समझ लीजिएगा। कमिटेड वर्ड को भी याद रखिएगा, AMI होता है, एग्जाम में आ चुका है, याद रखें इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी इंप्रूव करना है। बीना वाज एनफ काइंड टू हेल्प हर विथ मनी एंड प्रॉपर गाइडेंस। देखिए मीना क्या की, मीना क्या की है से मतलब किसी को हेल्प की है मनी से और गाइडेंस से भी किसी को हेल्प की है, ठीक है, किसी को की होगी। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ सारा कहानी है ना से इनफ का चलता है। इनफ क्यों, क्योंकि डबल रोल अदा कर रहा है इनफ, इसीलिए गड़बड़ जाता है, ओके। जब कोई लाइफ में ना 2 रोल अदा करता है तो बहुत टेंशन हो जाता है, ओके, घर में भी और बाहर में भी। चलिए तो जो भी हो देखते हैं इनफ आखिर है क्या। तो इनफ एक ऐसा वर्ड है जो 2 बात ऐसे इसीलिए बोल रहा था कि यह वर्ब एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी। तो आखिर होता क्या है, जब इनफ एडवर्ब जैसा काम करे, इनफ जब एडवर्ब के जैसा काम करे, ओके, तो बाद में आएगा, ओके, उसके पहले एक एडजेक्टिव आएगा, ओके, क्लियर है। जब इनफ एडवर्ब के जैसा काम करे तो एडजेक्टिव के बाद में आएगा, लेकिन इनफ जब एडजेक्टिव होगा तो नाउन के पहले आएगा। जैसे मैं सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ, जैसे सचिन इज अ बैड बॉय, सचिन इज अ बैड बॉय, ये तो सेंटेंस आपको याद रहेगा ना, सचिन इज अ बैड बॉय। तो बैड बॉय, बैड एक क्या है, ये आपका जो है एडजेक्टिव ऑफ एक तरह से बता सकते हैं कि क्वालिटी को बता रहा है या डिसक्वालिटी को बता रहा है, ओके। तो यहाँ पे बैड जो है से एक एडजेक्टिव है, ओके, जो कि नाउन के बारे में बता रहा है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, तो पहले ही यूज होता है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं आप कि नाउन के पहले आएगा तो एडजेक्टिव, ओके, तो नाउन के पहले आएगा इनफ तो एडजेक्टिव होगा, ओके, नाउन के पहले आएगा तो एडजेक्टिव, और अगर इनफ बाद में आया है तो उस केस में वो एडवर्ब होगा, तो किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। तो दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है, ओके, कि वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, ओके। अगर एडवर्ब होगा तो कोई एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, ओके, और अगर नाउन हो, अगर नाउन बाद में आया है तो उसका मतलब वो एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, ओके। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा ना, ठीक ना, जैसे कि कोई एडवर्ब है तो उसको एडवर्ब है, ठीक ना, तो वर्ब की विशेषता बतलाता है, लेकिन कोई अगर एडवर्ब है तो उसकी विशेषता कौन बतलाएगा, उसकी भी विशेषता एक दूसरा एडवर्ब बताएगा। जैसे एडजेक्टिव है तो नाउन को क्वालिफाई करता है या प्रोनाउन क्वालिफाई करता है, लेकिन अगर किसी एक और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करवाना होगा तो किसका यूज करेंगे, दूसरा एडजेक्टिव ही करेगा, यानी कि लोहा को लोहा ही काटता है वाला प्रिंसिपल यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पे काइंड इनफ होगा, क्या होगा, काइंड इनफ होगा, क्योंकि काइंड एक एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, काइंड एक एडजेक्टिव है। तो इनफ जो है से एक यहाँ पे एडवर्ब के जैसा काम कर रहा है, इनफ जो है से एक एडवर्ब के जैसा काम कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव के बाद में यूज होगा। तो इसी दोनों पॉइंट के बीच में कंफ्यूजन को असाइड रखिएगा, याद रखिएगा, ओके। ये चीज मैंने लिखा है कि यहाँ पे इनफ जो है से एडवर्ब जैसा काम कर रहा है, तो काइंड इनफ से करेक्ट यूज होगा, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द बाइक फ्ली ऑफ द रोड एंड फेल इनटू द वैली बिकॉज रोहित वॉज ड्राइविंग फास्टली। चलिए ड्राइविंग फास्टली को हमको क्या करना है, इंप्रूव करना है। क्या होगा, ड्राइविंग फास्टली ही होगा, ड्रो फास्ट होगा, ड्राइविंग फास्ट होगा, ओके, या नो इंप्रूवमेंट, क्या होगा देखते हैं। चलिए देखिए, जब यहाँ पे एक चीज सेंटेंस में देख लीजिए, रोहित तो ड्राइव कर रहा था फास्ट, रोहित क्या कर रहा था, गाड़ी को बहुत तेज चला रहा था। तो क्या तेज चला रहा था, बहुत तेज चला रहा था। यहाँ पे फास्टली जो वर्ड है एक डिग्री होता है, डिग्री क्या होता है, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है। तो गुड जब किसी से तुलना नहीं किया जाएगा नॉर्मल फॉर्म में, आई एम गुड बॉय, आई एम बेटर बॉय देन यू, लेकिन आई एम द बेस्ट बॉय एमंग द ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द डीएवी स्कूल, ओके। तो उस केसेस में जब सबके साथ तुलना करेंगे तो हम लोग बेस्ट यूज करते हैं, यानी सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी वाला फॉर्म, और ईआर वाला फॉर्म जब 2 की तुलना होता है। लेकिन यहाँ पे तो तुलना किया ही नहीं जा रहा है, बस वो तेज चला रहा है, तो फास्ट चला रहा था, फास्टली का क्या यूज है ही नहीं, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे किसी से तुलना करने की जरूरत ही नहीं है, जब तुलना करने की जरूरत नहीं है तो हम फास्टली क्यों यूज करेंगे, ओके, तो फास्टली यूज नहीं करेंगे। ही वॉज ड्राइविंग फास्ट, वह तेज चला रहा था, अपने से चला रहा था, किसी से तुलना नहीं कर रहा था, कॉम्पिटिशन, ठीक ना, मोटर बाइक रेस नहीं हो रहा था, क्लियर है ना। तो ड्राइविंग फास्ट करेक्ट इसका इम्प्रूव होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। एक चीज और, जो फास्ट वर्ड है, ओके, फास्ट और फास्ट एक एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, याद रखिएगा। फास्ट जो वर्ड है एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी। ही वॉज ड्राइविंग फास्ट है, ओके,
तो यहाँ पे ही वॉज ड्राइविंग फास्ट, तो फास्ट एक एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, डिपेंड करता है मैटर पे, ओके, ना कि या किस जगह से आ रहा है, ओके, किस जगह पे क्या यूज हो रहा है। तो फास्टली वर्ड यूज़ नहीं होता है, बार बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा फास्टली वर्ड यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। चलिए बताना है हमको कि इसमें क्या है, क्रिएट करना है, ओल्डर ऑफ को हमको करना है। जैसे देखिए, इट इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है, टू जज मतलब किसी को पता करना, विच इज़ द ओल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स। चलिए इसमें ओल्डर पता करना है कि जो दो ब्रदर्स हैं उनमें ओल्डर कौन है, इस ओके, तो यहाँ पे ओल्डर को करना है, तो क्या होगा ओल्डर, ओल्ड ऑफ, ओल्डर इन, इल्डर ऑफ या नो इम्प्रूवमेंट। चलिए एक चीज़ तो कंफर्म है कि दो भाई की तुलना हो रहा है, तो दो भाई की तुलना में तो ओल्डर ईआर फॉर्म है, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री है, तो ये तो करेक्ट है, ओके। यहाँ पे देखते क्या है ना, यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट क्या है, देखिए ओल्ड मतलब क्या होता है, जो एज में पुराना हो, जो एज में पुराना हो। जैसे कि हम बात करते हैं कि आई एम ओल्डर देन यू, आपका जो भी नाम है, रोहन, सोहन, मोहन, जो भी हो, तो आई एम ओल्डर देन मोहन, मैं, लेकिन मोहन अब कौन है मेरा, इस हमको पता नहीं है, हम डिस्कस नहीं किया हूँ। लेकिन अगर हम बोल दें आपको कि मोहन इज़ माई ब्रदर, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आई एम ओल्डर देन माई ब्रदर मोहन, ओके। तो हम वहाँ पे इल्डर यूज करेंगे, यानी कि जब रिलेशनशिप या ब्लड रिलेशन को डिफाइन करना होता है तो वहाँ पे ओल्डर यूज नहीं होता, वहाँ पे इल्डर यूज होता है, इल्डर या यंगर, छोटा के लिए यंगर। तो यहाँ पे ओल्ड करेक्ट यूज नहीं है, गलत यूज है, तो यहाँ पे इल्डर होना चाहिए था, ओके। बाकी सब फालतू की चीज़ है, तो मैं ऐसे लगा दिया हूँ, इल्डर ऑफ यूज होगा, ओके। आई एम इल्डर ऑफ माई ब्रदर हेमंत, ओके। तो एक का सेंटेंस बोल सकते हैं हम। यहाँ पे वही लिखा हूँ, इन ब्लड रिलेशन इल्डर इज यूज्ड इन स्टीड ऑफ, के स्थान पर ओल्डर, फॉर पीपल इन ओल्ड एज, जिसका उम्र ज़्यादा है उसके लिए हम लोग इल्डर यूज करते हैं, ओल्डर नहीं यूज करते हैं। चलिए अब आ गया फिलर्स, पार्ट नंबर 3, ओके। फिलर्स आ गया। फिलर्स में क्या होता है, फिलर्स में हम लोग देखेंगे कि जो करेक्ट जो वर्ड होगा उस क्या क्या आ सकता है, उसमें हम लोग फिल करके उसका सही सेंटेंस बैठाएंगे, क्लियर। हिज सक्सेस इज वर्दी ऑफ, क्या सक्सेस इज वर्दी ऑफ कॉपिंग, एपिंग, सिमुलेशन या इमुलेशन। चलिए सबका मीनिंग पहले देखते हैं, उसके बाद फिर से यहाँ पे आएंगे। इमुलेशन मतलब क्या होता है, इमुलेशन मतलब होता है एफर्ट्स टू मैच और सरपास अ पर्सन और अचीवमेंट टिपिकली बाय इमिटेशन, मतलब कोई नकल वकल करके किसी से आगे निकल जाना का जो प्रोसेस होता है ना, उसको इमुलेशन बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट ये क्या हो रहा है, ये सक्सेस इज वर्दी ऑफ इमुलेशन, यानी कि जो सक्सेस हुआ है ना भाई, ठीक ना, जैसे तैसे करके टिप टाप करके मुन्ना भाई जैसा कॉन्सेप्ट लगाकर जो ऐसे पास हो गया है, ओके। तो वहाँ पे हम लोग इमुलेशन वर्ड यूज़ करेंगे, तो करेक्ट वर्ड होगा इमुलेशन, मतलब किसी को सरपास कर जाना, कुछ अचीवमेंट कर जाना, लेकिन सही तरीका से नहीं करना, ओके, उसी को हम लोग बोलते हैं इमुलेशन, इजंट इट, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। आई डैश टू रिटर्न बाय द सेकेंड ऑफ द मंथ। देखिए यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है, हम लोग जो है अगला महीना का जो 2 तारीख है वहाँ पे लौट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है यार, फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग होता है ना, सिंपल सी बात है, फ्यूचर प्लान सब वही करता है, सभी बात। तो फ्यूचर में जो प्लान होता है, यहाँ प्लान लग जाए, खत्म कहानी। देख लेते हैं प्लान क्या होता है, एक इंटेंशन और डिसीजन अबाउट व्हाट वन इज गोइंग टू, जो आप करना चाह रहे हैं उसके बारे में हम लोग प्लान करते हैं, तो प्लान उसमें भरा जाएगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। इसमें आते हैं 3 इंडियंस एड एजेंसी, एड मतलब एडवर्टाइजमेंट को शॉर्ट में एड लिखा जाता है ना, एड या एड्स प्लूरल हो गया उसका। 3 इंडियन एड एजेंसीज हैव अवार्ड्स डैश अवार्ड्स एट द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हुआ था, वहाँ पे जो है से उन लोग 3 अवार्ड ले लिया, ओके, इंडियन एड एजेंसीज। तो देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए जो विक्टोरियसली गेन समथिंग, कोई चीज़ अगर गेन आप कर रहे हैं विक्टोरियसली मतलब वीरता से, तो वहाँ पे हम लोग बैग यूज करते हैं, BAG, ओके। ऑब्टेन मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना होता है जनरली, अटेन मतलब रीच कहीं पे पहुँचना, प्रोक्योर मतलब टू गेट फ्रॉम समवेयर, कहीं से कुछ लेना। ऐसे प्रोक्योरमेंट जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है उपलब्धि, कोई चीज़ को उपलब्धि मतलब हासिल कर लेना, उसको उपलब्धि बोलते हैं। तो यहाँ पर किसी को मतलब जो अपना टैलेंट के बदौलत कुछ आप जीतते हैं तो उसको बैग बोला जाता है, ओके। तो 3 इंडियन एड एजेंसीज हैव डैश अवार्ड मतलब बैग्ड, यहाँ पे ना कुछ मिसिंग है, 3 अवार्ड्स था, ठीक ना, 3 अवार्ड्स था, तो 3 अवार्ड्स एट द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, वो सब खाया है ना, मतलब 50 बनाने में ना 1 नोट खा गया है। तो यहाँ पे 3 अवार्ड उन लोग ले लिया, तो यहाँ पे सही वर्ड जाएगा बैग, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। एट दिस क्रिटिकल जंक्चर व्हाट द कंपनी नीड्स इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अच्छा लास्ट स्लाइड में नेक्स्ट चीज डिस्कस करना था, ये जो वर्ड कंपटीशन लिखा हुआ है ना, इसको भी याद रखिएगा, कॉम्पिटिशन, ओके, डबल टी नहीं होता है, कहीं कहीं बार बार दे देता है ना कॉम्पिटिशन,
तो कॉम्पिटिशन वर्ड्स को भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है। एट दिस क्रिटिकल जंक्चर व्हाट द कंपनी नीड्स इज अ डैश मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सबका पहले क्रेडिटेबल, एडवेंचरस, इनक्रेडिबल, क्रेडिबल, सबका वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पे आएंगे, देखेंगे कौन सा सुटेबल वर्ड फिट हो रहा है उसमें। क्रेडिबल मतलब क्या होता है? क्रेडिबल मतलब होता है कि कैपेबल ऑफ परसुएडिंग पीपल दैट समथिंग विल हैपन और बी सक्सेसफुल, मतलब लोगों का वैसा भरोसा दिलाते हैं। जब मार्केटिंग करते हैं ना, तो एक चीज़ सबका पर्पस होता है कि लोगों को कैसे एल्यूर करना है, यानी कि अट्रैक्ट करना है, लुभाना है, या कैसे उन लोग को लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। पीपल कैसे आपके पास आएंगे, कुछ अगर रूल रेगुलेशन आप ऐसा चीज़ लाते हैं, कुछ पीपल का फायदा होगा तभी तो आपके तरफ आएंगे। ओके, तो ऐसे जो चीज़ होता है उसको क्रेडिबल बोलते हैं ना। क्रेडिबल मतलब लोगों को एक तरह से राजी करना कि आपके तरफ आएँ, तो ऐसा जो स्ट्रेटजी होता है उसको बोलते हैं क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब क्या होता है? क्रेडिबल मतलब किसी को प्रशंसनीय, जब मतलब जो आप कुछ काम कर रहे हैं और मतलब प्रशंसा करने योग्य है, तो वहाँ पे वर्ड क्रेडिटेबल यूज होगा। जैसे कि डिजर्विंग प्रेज, प्रशंसा करने योग्य है, रेस्पेक्ट करने योग्य है। एडवेंचरस मतलब आप लोग जानते होंगे कि मतलब कोई भी लाइफ में साहसी कदम होता है उसको हम लोग एडवेंचरस स्टेप बोलते हैं। और इनक्रेडिबल मतलब बोलते हैं अनबिलीवेबल, मतलब अतुल्य भारत, या फिर जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो आते हैं फिर से, यहाँ पे वर्ड क्या हो गया? क्रेडिबल वर्ड यहाँ पे सही बैठ रहा है, यानी कि लोगों को राजी कर रहा है, ताकि मार्केटिंग स्ट्रेटजी बता रहा है, तब आगे जो है से लोग आपके पास आएंगे। ओके, तो कंपनी का स्ट्रेटजी होता है, यहाँ पे वर्ड क्रेडिबल यूज होगा। एवरी स्टूडेंट इज अबाइड डैश द रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आप इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़े होंगे तो उसमें जो क्या बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य है वहाँ पे डायरेक्ट जो वर्ड है आप लोग देखे होंगे इंग्लिश में लिखा हुआ, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड मेंशन है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जिस मतलब क्या होता है अबाइड बाय द यूज होता है, तो इसमें भी याद रखिए। तो रीडिंग का एक फायदा होता है ना कि आपको बहुत सारी चीज़ तो ऐसे ही पता चल जाते हैं। तो अबाइड के साथ प्रीपोजिशन बाय लगता है। ओके, जिसका करेक्ट आंसर हो गया। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। एबाइड बाय मतलब होता क्या है? टू ओबे अ लॉ, मतलब कोई भी नियम को फॉलो करना। एबाइड इन का क्या मतलब होता है? टू लिव इन अ प्लेस। ओके, और एबाइड विथ मतलब क्या होता है? टू रिमेन फेथफुल। ओके, मतलब किसी के प्रति विश्वासी रहना। ओके, यही होता है एबाइड विथ। तो एबाइड मतलब किसी लॉ को ओबे करना है। तो यहाँ से क्या हो गया? यहाँ पे हो गया एबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि सब जो स्टूडेंट्स है उसको रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। तो एबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन, ये भी याद रखिएगा। क्लियर? यहाँ पे फ्लो में तो पता ही चला। फ्रेजल वर्ब्स आ गया। क्या आ गया? फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है? फ्रेजल वर्ब्स होता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। ओके, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को हम लोग फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। एबाइड एक तरह से वर्ब है और उसके बाद प्रीपोजिशन बाय लग गया, तो क्या बन गया? फ्रेजल वर्ब्स बन गया। तो यही होता है। तो देख लीजिएगा, एबाइड बाय इसका करेक्ट आंसर होगा। एबाइड बाय द रूल एंड रेगुलेशन, यानी कि किसी लॉ को फॉलो करना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। वी आर नॉट जस्टिफाइड डैश लाइंग द ब्लेम डैश माई डोर, यानी कि यहाँ पे डबल फिलर से भरना क्या है? इन ओवर, इन एट या ओवर एट। देखते हैं क्या होता है। तो जो जस्टिफाइड वर्ड है ना, इसके साथ दो प्रीपोजिशन भी होता है, जैसे कि जस्टिफाइड विथ भी होता है, जस्टिफाइड इन भी होता है। ओके, तो जैसे कि देखिए बोलते हैं सपोर्ट योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर इन अनदर वे, ऐसे बोल सकते हैं। और जस्टिफाई विथ यू, यानी कि किसी के पर्सन के साथ यूज करना होता है, हम लोग विथ यूज करते हैं। और जब किसी अनदर थिंग की बात करते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट वगैरह चाहे और भी कोई चीज़, तो हम लोग वहाँ पे जस्टिफाइड इन का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो लाई वर्ड है, ले मतलब ले जो वर्ड है, इसके साथ प्रिपोजिशन लगता है एच। ओके, ले एट। ओके, तो यहाँ से अगर राइट जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे इन और एट होगा। जस्टिफाइड इन लाइंग और ब्लेम एट माई डोर, तो इन और एट, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। ओके, क्या हो गया? जस्टिफाइड विथ और ले दोनों यूज होगा। जस्टिफाइड विथ और इन दोनों वर्ड यूज होता है। ओके, जस्टिफाइड इन और विथ दोनों। ले एट, तो करेक्ट आंसर बी हो गया आपका, देख लीजिएगा। द टीचर कॉल ऑफ, कॉल आउट, कॉल इन या कॉल फॉर एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कंडक्ट। एक्सप्लेनेशन वर्ड को याद रखिएगा। देखिए जो जनरली जो वर्ड है एक्सप्लेन, उसमें आई एन होता है ना, एक्सप्लेन में आई एन होता है, और एक्सप्लेनेशन में आई एन नहीं होता है, याद रखिएगा, मतलब आई नहीं होता है। तो लोग सोचते क्या है ना कि एक्सप्लेनेशन होता है उसी में ए एन टी एन लगा दिए, हो जाएगा गलत। नहीं भाई, एक्सप्लेनेशन में आई नहीं होता है, याद रखिएगा। उस प्रकार से प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन, और जो प्रोनाउंसिएशन वर्ड यूज करता है ना सब, तो इसमें इक्रो में लगाता है प्रोनाउन। अरे भाई नहीं, प्रोनाउन नहीं है वो, प्रोनन है। प्रोनाउंसिएशन मतलब यू होता है, वो नहीं होता है उसमें। दोनों वर्ड में सब कन्फ्यूजन है, ध्यान रखिएगा। द टीचर्स डैश एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कंडक्ट, कॉल ऑफ, कॉल आउट, कॉल इन या कॉल फॉर, सबका मीनिंग देखते हैं भाई। यही फ्रेजल वर्ब्स, बहुत कन्फ्यूजन है, पता नहीं चलेगा क्या है। कॉल ऑफ मतलब क्या होता है, कॉल आउट क्या होता है,
आइए मीनिंग देखते हैं सबका। कॉल फॉर मतलब क्या होता है? कॉल फॉर मतलब होता है कोई चीज़ को डिमांड करना, ठीक है, डिमांड करना, मांगना। कॉल ऑफ मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, कॉल ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ को सस्पेंड करना या स्टॉप कर देना। कब? जब ये फ्रेजल वर्ब होगा। एक चीज़ और, कॉल ऑफ जब वर्ब होगा ना तो इसका मतलब रिजेक्ट करना होता है। कॉल ऑफ जब वर्ब होगा, वर्ब जैसे एक्ट करेगा तो इस जो ऐसा क्या यूज करेगा, मीनिंग देगा रिजेक्ट, रिजेक्ट कर देना। कॉल इन मतलब क्या होता है? टू समन समन, यानी कि किसी को बुलाना। और कॉल आउट का मतलब क्या होता है? किसी को बुलाना इमरजेंसी केस में। ओके, क्या बोल रहे हैं? किसी को इमरजेंसी में बुलाना है तो उसको कॉल आउट बोलते हैं। ओके, मैंने चिल्ला रहा, आओ तो जल्दी आओ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए कॉल आउट, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कॉल आउट होता ना, क्या जा रहा है ऑप्शन? कॉल फॉर, डिमांड, या तो करेक्ट आंसर डी जाएगा। ओके, कॉल फॉर मतलब डिमांड। ओके, कॉल फॉर मतलब डिमांड होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जूली डैश एस्टरडे, कॉल्ड ऑन, कॉल इन, कॉल आउट या कॉल एट, देखते हैं क्या होता है। देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है तो इसी गलत हो गया। यहाँ पे हमको V2 चाहिए ना, और यहाँ पे कॉल लिख दिया है। ओके, तो इसी गलत हो गया। चलिए, तो कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? एक जो फ्रेजल वर्ब में V1 फॉर्म में ही लिया हूँ। कॉल ऑन मतलब क्या होता है? मतलब पे अ शॉर्ट और फ्लाइंग विजिट। फ्लाइंग विजिट आ चुका है, एक फ्रेज है फ्लाइंग विजिट, इसका मतलब होता है विजिट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो उसको फ्लाइंग विजिट बोलते हैं। यानी घोड़े पर सवार होकर आया चला गया तुरंत, तो उसको बोलते हैं फ्लाइंग विजिट या फिर पे अ शॉर्ट विजिट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया कॉल ऑन, यानी कि जब यूज करेंगे सेंटेंस में तो कॉल्ड ऑन बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ माई ग्रैंड फादर कांट डैश पास्ट इवेंट्स। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड आ रहा है कि जो पास्ट का इवेंट था उसको हम लोग क्या करते हैं? जनरली मेमोराइज करते हैं ना, करते हैं कि नहीं, कि पिछला जो बात है उसको मेमोराइज करते हैं। ओके, तो जब वो याद नहीं हो पाता, शायद वो नहीं याद कर पा रहे हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? तो कौन सा यूज होगा? ब्रिंग अप, ब्रिंग आउट, कॉल अप या ब्रिंग अबाउट? देखते हैं क्या होता है। देखिएगा, कॉल अप मतलब क्या होता है? कॉल अप मतलब होता है टू रिकलेक्ट, मेमोराइज पास्ट इवेंट, यानी पास्ट इवेंट को आप याद कर रहे हैं तो उसमें आप कॉल अप वर्ड यूज करेंगे। ब्रिंग आउट मतलब क्या होता है? ब्रिंग आउट मतलब होता है हाईलाइट करना, हाईलाइट, ध्यान दीजिएगा। एक्सपोज, हाईलाइट मतलब किसी को प्रकाश में लाना। पब्लिश मतलब प्रकाशित करना भी इसका होता है ब्रिंग आउट का मतलब। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है? ब्रिंग मतलब कोई चेंज लाना, टू मेक समथिंग हैपन, या कुछ करना या होना। ब्रिंग अप मतलब नूरिशमेंट होता है, यानी कि पालन पोषण करना, लालन पालन करना, ब्रिंग अप मतलब होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेंट आंसर होगा कॉल अप, यानी कि अपना जो पास्ट इवेंट है उसको मेमोराइज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है कॉल अप, कॉल अप। बाकी का मीनिंग मैंने दे ही दिया है, इसको वो देख लीजिएगा। हिज इग्नोरेंस डैश हिज र्यून, देखिए उसका एरोगेंस है, इग्नोरेंस नहीं, दोनों सेम ही है। एरोगेंस मतलब क्या होता है? उग्रता, यानी कि जो उसका व्यवहार है इधर उधर का, जो अपना व्यवहार में जितना उग्रता है उसके चलते वो बर्बाद हो गया। र्यून मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। क्या हो गया? ब्राउट इन, ब्रोकअप, ब्राउट अबाउट या ब्रिंग आउट, क्या होगा देखते हैं। अब देखिए, ब्रिंग अबाउट मतलब क्या होता है? टू हैपन और काउज। और ब्रिंग इन मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूस या इंक्लूड करना, किसी चीज़ को शामिल करना या उसको प्रस्तुत करना, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रिंग इन, ब्रिंग इन। और ब्रिंग अबाउट लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, इसका मतलब कुछ होना होता है। तो क्या हो गया? बर्बादी का कारण बन गया उसका एरोगेंस। तो यहाँ पे क्या हो गया? ब्राउट अबाउट, यहाँ पे V2 फॉर्म में यूज किया गया है ब्रिंग अबाउट को। ब्राउट अबाउट इज द करेक्ट यूज। ओके, फ्रेजल वर्ब्स। नाउ द पब्लिशर आर प्लानिंग टू डैश अ चीप एडिशन ऑफ देयर न्यू डिक्शनरी, यानी उन लोग का जो न्यू डिक्शनरी आया था उसको प्लान कर रहे हैं कि उसका चीप एडिशन होना चाहिए ताकि जो गरीब लोग भी हैं वो भी खरीद सके। क्या होगा? ब्रिंग अप, ब्रिंग आउट, ब्रिंग इन या ब्रिंग अबाउट। ओके, सबका मीनिंग तो आपको पता है, तब तो पता चलेगा क्या होगा। यहाँ पे होगा ब्रिंग आउट, क्यों? क्योंकि ब्रिंग आउट मतलब पब्लिश करना होता है। और उन लोग क्या कर रहा है कि जो न्यू डिक्शनरी था उसका एक क्या बोलते हैं, चीप एडिशन, यानी कि सस्ता प्रकाशन उन लोग को लाना चाहता था ताकि मार्केट में सब कोई उसको पढ़ सके। तो क्या होगा? ब्रिंग आउट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, so this is the end of video. I hope you have enjoyed and learned something new. Optimize to be optimistic to achieve your goals automatic. लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत जरूरी है। ओके, वट एवर इज द कंडीशन, एडवर्स और जो भी फेवरेबल। तो देखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और बताइए वीडियो कैसा लगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, और आगे जो है से वोकैब वैल्यू का जो पार्ट है वोकैबुलरी का वो भी आने वाला है। ओके, बहुत जल्द आएगा, 2-3 दिन के अंदर ही आएगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें और लाइक करके जाइएगा। तब तक के लिए वंदे भारतम।